इफ्तार साहब, क्या हम वाकई कुछ कर पाएंगे? क्योंकि अगर हमसे हमारे पड़ोसी को कोई फ़ायदा ना पहुँचे या पड़ोसी से हमें कोई फ़ायदा ना पहुँचे, तो ऐसा क्या फ़ायदा क्या ऐसी रिलेशनशिप का? यही होता है कि आपके किसी के साथ ताल्लुकात हों ना हों, पड़ोसियों के साथ आपके ताल्लुकात हों, आप मोहल्ले में रहते हो, दूर दरा के कईयों से आपके ताल्लुकात ना भी हों तो उससे इतना मसला नहीं पड़ता, लेकिन हमसायों के साथ आपके ताल्लुकात ठीक रहना चाहिए। जिन जिन ममालिक के अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात ठीक हैं, वो ममालिक बहुत हद तक ठीक हैं, बेहतर पोजीशन में हमसे। हमारे हमसायों के साथ नहीं बनती। अजीब सा मुल्क है। क्यों नहीं बनती? हमारी हमसायों को बस, अब जिनकी वजह से नहीं बनती उनको पूछा करो ना, मेरी वजह से नहीं बनती तो फिर मुझे पूछना। हमारी हमसायों के साथ, हमसायों में इस्लामी ममालिक भी आ जाते हैं, बिल्कुल, वो हमारी उनके साथ उस तरह से नहीं रहती जिस तरह से रहनी चाहिए। अब ये ईरान अरब ममालिक में तनहा खड़ा, जितने अरब ममालिक हैं, फ़लस्तीन इशू है अरब ममालिक का, वहाँ ईरान तनहा खड़ा है। अब वो जो तनहा मुल्क खड़ा है वो पाकिस्तान के विज़िट पर है उसका सदर, तो हमें थोड़ा सा तो देखना चाहिए कि यार इस एक वक्त में हम क्या कर सकते हैं। पूरी दुनिया की नज़र हम पे क्यों गई है? ईरान की वजह से गई है। बिल्कुल ऐसी बात ये है। 2-3 दिन में जो हम दुनिया की नज़र में आए, ये ईरान के सदर की पाकिस्तान में दौरे की वजह से हम लोग आए हैं। अब हम क्या फ़ायदा इससे उठा सकते हैं कि ईरान को भी फ़ायदा हो जाए और हमें भी फ़ायदा हो जाए। हम ये नहीं सोचेंगे अगर ईरान को हमसे कोई फ़ायदा हो रहा होगा हम फिर किसी की तरफ देख रहे होंगे, अगर ईरान की वजह से हमें फ़ायदा हो रहा होगा हम फिर किसी की तरफ देख रहे होंगे। इस्लामाबाद में एक हाईवे का नाम इन्होंने ईरान एवेन्यू कर दिया। क्या बात है? अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि आप ये जो नाम बदलते हैं ना, ये बजाय पाकिस्तान के जो हुक्मरान होते हैं मौजूदा दौर में होते हैं, या फिर कोई होता है मुझसे हुकूमत वक्त को कोई काम पड़ गया, या मैं उनके लिए बड़ा ही उनकी ज़रूरत पूरी कर रहा हूँ, मेरे नाम पे कोई चीज़ बना दो, तो इससे बेहतर है कि आप किसी ऐसे के नाम पे रख दें जो आने वाले वक्तों में आपको फ़ायदा पहुँचाए। इंडिया में एयरपोर्ट्स के ऊपर डिबेट शुरू हो गई थी कि यार एयरपोर्ट्स के नाम आपने गांधी एयरपोर्ट, राहुल एयरपोर्ट, नरेंद्रा एयरपोर्ट, ये क्या कर रहे हैं आप? खुदाई कसम वहाँ डिबेट है, क्योंकि वो मुआशरा जिंदा मुआशरा है। हम लोग तो डेड मुआशरा है ना। हमारे यहाँ ये डिबेट होनी चाहिए कि ये जो नाम रखे जाते हैं ये क्यों रखे जाते हैं, शाहराहों के नाम, इमारतों के नाम, किसी जगह का नाम, ये क्यों रखे जाते हैं? हाँ, अगर तारीखी तौर पर है तो फिर और बात है, लेकिन जो हम बीच में लुच चलते हैं ना कि चलो इसको सत्तार खान को खुश कर दो, इसके नाम पे अंडरपास, इसके नाम पे सड़क, इसके नाम पे शाहराह, इसके नाम पे इमारत, ये भी खुश हो जाएगा, ये हमें मज़ीद फ़ायदा देगा। तो इस तरह की चीज़ों से निकल के हमें उस चीज़ों में जाएं जिसमें हमें लंबे अरसे के लिए, लॉन्ग टर्म हमें फ़ायदा हो, उसमें जाना चाहिए। अब ईरान जो अकेला खड़ा है अरब ममालिक में, क्यों खड़ा है अकेला? ईरान अरब ममालिक में सऊदी अरब को ले लिया, मुत्तहिदा अरब इमारात को ले लें, ठीक है, ये दो बड़े अहम ममालिक हैं अरब ममालिक में, बिल्कुल बड़े अहम। अब इन दोनों को फ़ायदा होता है इजराइल की वजह से। वो किस तरह? ये इजराइल के बहुत करीब जा चुके हुए हैं। किस तरह? अब्राहम अकॉर्ड भी हो चुका हुआ है जिसमें ये तकरीबन ये अपना जैसे कहते हैं ना कि डिप्लोमेटिक टाइज, वो भी, बाकी बहुत सारी चीज़ें जिसमें वो रहना चाहिए, वो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, मैं उसकी मुखालफत नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ ईरान है, ईरान ऐसा जो किसी की तड़ी में नहीं आता, बिल्कुल, ईरान किसी के रोब में नहीं आता। हमारा मसलिक मुख्तलिफ है, उनका मसलिक मुख्तलिफ है, लेकिन वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं। हमें थोड़ा सी तंग नज़री से निकलना चाहिए कि ईरान डरने वाला नहीं है, दबने वाला नहीं है, रोब में आने वाला नहीं है। कई गलतियां ईरान ने की जिसका ईरान को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन वो बड़ी खुददार किस्म की कौम है, बड़ी दलेर किस्म की कौम है। उसने भुगता है, उसने भुगत के कहा कि हमने किसी को कहा है, हम खुद भुगत रहे हैं। कोई गलत फैसला अगर हमने किया तो हम खुद भुगतते हैं। ये हमारी तरह के नहीं है कि मेरी वजह से काम हुआ तो मैंने तुम्हारा नाम लगा दिया या छम्मे का नाम लगा दिया। पाकिस्तान तो चाली ऐसे रहा। बिल्कुल सही बात। कोई ये नहीं कहता कि जी मेरी वजह से हुआ है, मैं इसका जिम्मेदार हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ। पाकिस्तान में रिवाज ही नहीं है ही नहीं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दूसरे पे डाल दो।
दूसरे तो पे नहीं, तीसरे पे डाल दो, चौथे पे डाल दो, यही चलता रहता है। अब ये हुआ कि अरब ममालिक में हमने एक शो किया था कि इसराइल की कंपनी है NSO, उसकी एक सर्विलेंस प्रोडक्ट है पेगासस की वजह से सऊदी अरब भी और मुत्तहिदा अरब इमारात भी इसराइल के बहुत करीब जा चुका हुआ है, ईरान से बहुत दूर निकल चुका हुआ है। अब पेगासस का इस्तेमाल सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात, अगर तो हो ना वो टेररिस्ट के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा तो अच्छी बात है, जिसके लिए प्रोडक्ट बनी है, पर्पस है कि आपने उनको टेररिस्ट को, दहशत गर्दों को, इंतहा पसंदों को, या फिर बड़े बड़े जराइम होते हैं, बड़े बड़े कार्टेल होते हैं, बड़े बड़े रैकेट्स होते हैं, मनशियात का धंधा करने वाले, बच्चों की किडनैपिंग का मसला करने वाले, उसका ट्रेस करें, उसको लोकेट करें तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसको ट्रेस लोकेट करते करते आप ह्यूमन राइट्स को ट्रेस करना शुरू कर देते हैं, उसको लोकेट, उनके मोबाइल टारगेट हो जाते हैं, उनके मोबाइल हैक हो जाते हैं, अनएथिकल यूज स्टार्ट हो जाते हैं उसके। एक जर्नलिस्ट है जो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं है, आपको उससे तकलीफ होती है, आप उस जर्नलिस्ट का मोबाइल हैक कर लेते हो। एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, आप उसका कर लेते हो। आप अपने मुखालिफ सियासतदान का कर लेते हो। आप अपने मुखालिफ इंडस्ट्रियलिस्ट का कर लेते हो। जैसे इंडिया में हुआ, अनिल अंबानी का मोबाइल हैक कर दिया गया। मुकेश अंबानी का छोटा भाई है, मुकेश अंबानी इंडिया का सबसे अमीर बंदा है। उसके छोटे भाई अनिल अंबानी का मोबाइल जो है ना हैक कर लिया। अब नरेंद्र मोदी से कोई पूछे कि यार ये अनिल अंबानी से तुम्हें क्या मसला था कि इसका तुम मोबाइल कर रहे हो, अपने तुम यूनियन मिनिस्टर का कर रहे हो। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से दूर हो जाता है। अब ये सऊदी अरब ने जो पेगासस का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से सऊदी अरब काफ़ी प्रेशर में आ गया था पूरी दुनिया भर में, वो ये था कि जमाल खशोगी, एक याद होगा 2018 में एक जर्नलिस्ट का कत्ल हुआ था तुर्की में, और वो सऊदी अरब के काउंसलेट में हुआ था, टुकड़े कर दिए गए थे। अच्छा, उनके काउंसलेट के अंदर? उनके काउंसलेट के अंदर। वो पूरी दुनिया में इशू नंबर 1 बन गया था, क्योंकि उस जमाल खशोगी का ताल्लुक वाशिंगटन पोस्ट से भी था। वो मुखालफों में आता था सऊदी अरब के रॉयल फैमिली के, उसके साथ हो गया। अब जमाल खशोगी की एक बीवी थी और एक उनकी मंगेतर थी, फ्यांसी थी। वो जो फ्यांसी उनकी मंगेतर थी, उसका मोबाइल भी हैक कर दिया था पेगासस ने। इंटरेस्टिंग। अब उसका मोबाइल हैक है, उसके साथ जमाल खशोगी जा रहा है टर्किश में, जो सऊदी अरब की काउंसलेट है उसमें जा रहा है। वो सेंजेस उसकी फ्यांसी का नाम है, जो मोबाइल पर है। उसे नहीं पता बेचारी को कि मेरा मोबाइल तो पेगासस ने हैक कर लिया हुआ है, टारगेट कर लिया हुआ है। मेरी तो एक एक मूवमेंट, एक एक चीज़ का उन्हें पता। और जो उनकी बीवी है हनान इलात्रे, जो इजिप्शियन थी, ये जो सेंजेस थी, ये टर्किश रिसर्चर थी, जो उसकी मंगेतर थी। जो उसकी बीवी थी जमाल खशोगी की, वो फ्लाइट अटेंडेंट थी इजिप्ट की, इजिप्शियन। वो मोबाइल पे अपने मियाँ के साथ राब्ते में, ये उसको छोड़ने गई है। दोनों के मोबाइल हैक है, दोनों के मोबाइल। एक एक चीज़ का पता है कि किस वक्त कौन कहाँ पर है और एक दूसरे को क्या मैसेज कर रहा है, क्या बात कर रहा है, ईमेल अगर हुई है तो क्या हो रही है। ठीक है। अब ये इन दोनों का क्या कसूर था? ये कोई ड्रग बैरन से, ये कोई टेररिस्ट थे, ये कोई जराइम पेशा लोग थे, ये मुखालिफ थे ना, आपके मुखालफों पे इस्तेमाल किया। अब उसके बाद मुत्तहिदा अरब इमारात चले जाएं, बाकियों को छोड़ो, ऊपर अपने मुखालफों को किया। अपनी रॉयल फैमिली की जो 2 औरतें हैं मुत्तहिदा अरब इमारात की, दुबई की रॉयल फैमिली, प्रिंसेस लतीफ़ा एक प्रिंसेस है, प्रिंसेस लतीफ़ा, जो कि दुबई के रूलर की बेटी है। फैमिली को नहीं किसी हवाले से मान रही, वो कुछ ऐसी बातें कर रही जो फैमिली को सूट नहीं कर रही। उसका मोबाइल हैक कर दिया गया, टारगेट कर लिया गया, एक एक मूवमेंट उसकी। और एक हाया, प्रिंसेस हाया, जो दुबई के रूलर की एक बीवी है, उसके साथ भी ये हो गया कि उनके मोबाइल हैक हो गए, उनके मोबाइल टारगेट हो गए। अब क्या हुआ कि इस वजह से ये बात कहीं पे निकली कि इजरायली कंपनी NSO ने कॉन्ट्रैक्ट अपना ख़त्म कर लिया UAE के साथ। लेकिन ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। बेशक।
पूरी कंफर्मेशन के साथ नहीं आए कि वाकई उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लिया, लेकिन ये बात उड़ी थी कि इजरायली कंपनी NSO ने इस वजह से अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया कि ये तो अपनी रॉयल फैमिली के मोबाइल हैक करते हैं, मोबाइल टारगेट करते हैं, हमारी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके सिक्योरिटी सर्विलेंस का तो ये करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये देखा जाए कि सऊदी अरब हो या मुत्तहिदा अरब इमारात, ये अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं ना, इसमें एक डिमांड इन्होंने बड़ी आई, इसकी डिमांड वो ये थी कि जो इजरायली कंपनी NSO है ना, उसमें ज़्यादा तादाद एम्प्लॉयज़ की 700 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। जो ज़्यादा तादाद है ना, वो इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी का एक यूनिट है, साइबर सिक्योरिटी यूनिट नंबर 8200 8200 ये साइबर सिक्योरिटी यूनिट है। ठीक है। ज़्यादा लोग वहाँ से रिटायर होके या नौकरी छोड़ के NSO में मुलाजम हुए, और उन्हीं लोगों की जो कि सिक्योरिटी, ये साइबर सिक्योरिटी यूनिट नंबर 8200 के जो छोड़ते थे ना, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात, ये दोनों की कोशिश होती थी कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज में ये लोग आ जाए, तो उनको फ़ायदा उसका। और ये बात है कि जब पेगासस, जब NSO, इजरायली कंपनी NSO कहती कि दुनिया के 40 ममालिक हैं जिनकी 60 इंटेलिजेंस एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और आर्मी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइंट हैं, सिर्फ ये बताती है, ये नहीं बताती कि 40 ममालिक कौन से हैं, उनकी 60 ब्रीच हो जाएगा फिर। इंटेलिजेंस एजेंसी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और आर्मी ऑर्गेनाइजेशन ये कौन कौन सी हैं, ये नहीं बताती। वो सिर्फ ये कहती 40 हैं, और ज़्यादा जो तादाद है ना वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की हैं। गालबन 53-54% इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, 38% या 37% लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, और 11% आर्मी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उनकी क्लाइंट हैं। वो यहाँ तक बताते हैं, इससे आगे नहीं बताते, आगे नहीं कर सकते ना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और एक बात और है, एक बात और, जो जिनके बारे में 101% कन्फर्म है कि ये ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वो क्लाइंट हैं इजरायली कंपनी NSO की, पेगासस की, उसमें सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात। कंफर्म जैसे नहीं होता 101%, इंडिया भी उसमें आता है। कुछ ममालिक हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं यार हमें बताने की जरूरत नहीं, आप बताएं या ना बताएं, कंफर्म हो गया कि ये। किस तरह, ऐसे एग्जांपल से? यार मेरा मोबाइल हैक हो गया, अब जो स्टोरी फॉरबिडन स्टोरीज मैंने बताया था, फॉरबिडन स्टोरीज एक फ्रांस बेस एक नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ ये होता है कि विसल ब्लोअर कोई चीज़ें लीक करता है। ये पनामा पेपर आया, ये पेंडोरा पेपर आया, ये विकीलीक्स आए, ये सारे क्या थे, विसल ब्लोअर ने लीक की चीज़ें, हार्ड कोर एविडेंस के साथ लीक की। तो ये फॉरबिडन स्टोरीज़ को और एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी किसी विसल ब्लोअर ने हार्ड कोर एविडेंस सप्लाई कर दिया, लीक कर दिया कि ये मोबाइल है। 50,000 मोबाइल थे दुनिया भर में, 50,000 मोबाइल जो हैक हो चुके थे, और वो इजरायली कंपनी NSO जहाँ जहाँ क्लाइंट थे। अब NSO जब ये कहती है कि जनाब जो हमारे क्लाइंट है ये कर रहे हैं, तो आप ऐसा काम करें कि आपको कंफर्म हो गया, आपसे बेहतर कंफर्म करने वाला कौन है कि आपकी प्रोडक्ट को इस काम के लिए क्या क्या कौन कौन सी मुल्क या आपका कौन कौन सा क्लाइंट इस्तेमाल कर रहा है, जो टेररिस्ट के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रहे, जो जुराइम पेशा लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रहे, वो अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे, तो आपको नहीं पता चल सकता, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। आपकी प्रोडक्ट है ना, बिल्कुल आपने दी हुई है ना, आप जब चाहो वापस ले सकते हो, आप जब चाहो मॉनिटर कर सकते हो। आप कहो कि हमारा नाम बदनाम हो रहा है, यार हमने इस काम के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाई थी, हमने तो इस काम के लिए बनाई थी कि दुनिया में दहशतगर्दी खत्म हो सके, कम हो सके, दहशतगर्द लोकेट हो सके, ट्रेस हो सके, या जुराइम पेशा लोग जो बड़े बड़े ड्रग बैरन्स हैं, उनके बड़े बड़े कार्टल्स हैं, दुनिया भर में जो कार्टल है, मुख्तलिफ किस्म के जराइम हैं, उनकी सरकूबी हो सके। हम प्रोडक्ट इसीलिए देते हैं, इसलिए नहीं देते अपने मुखालफिन के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो। अब देखो ना, मेरा मोबाइल है, मुझे पता ही नहीं, मेरे फरिश्तों को नहीं पता, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा मोबाइल हैक हो गया, मेरा मोबाइल टारगेट हो गया, एक एक चीज़ जो मेरे मोबाइल में डेटा शेटा जो भी है, मैसेजेस वगैरह, तस्वीरें वगैरह हैं, बोल चाल जो मैं किसी से कर रहा हूँ, एक एक चीज़ चली गई है।